नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। चार बड़ी खबरें जिनका खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो मेरे नज़दीक है, तीफ़ी बट लाहौर का एक बहुत बड़ा डॉन अंडरवर्ल्ड का आज जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी आपको पता है, सीसीडी की कस्टडी में था, रहीम यार खान के करीब इसको लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, इसके साथियों ने, और वहाँ पर फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में तीफ़ी बट जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया और इसके साथी जो थे वो वहाँ से फ़रार हो गए। तो वो आपको पता है, सीसीडी का एक ये बहुत बड़ा केला है। मैं समझता हूँ कि ये सीसीडी का अब तक का सबसे बड़ा केला है, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि जी वो केले वाले का फड्डा हो गया, किसी बंदे से बल्ला सर पे लगा, वो मर गया, उसकी वजह से सीसीडी ने फिर जाके उसको पकड़ा और फिर उसको खुद ही जो है वो खुद ब खुद कत्ल हो गया किसी तरीके से। इसी तरह किसी के जो है वो लड़की को छेड़ा, उसके नेफे में गोली चल गई, बच्चे को किसी ने छेड़ा तो लड़की को छेड़ा तो उसकी उंगली जो है वो कट गई। इस तरह की सूरत हाल तो हमारे सामने आती रही है और उनके ऊपर एक तनकीद थी कि जी बड़े जो दहशतगर्द हैं उनको तो कुछ कह नहीं रहे, बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उनको तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं उनको जो है वो सीसीडी मारती फिर रही है। लेकिन आज तीफी बट का कत्ल जो है, तीफी बट का मरना जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है इस ग्रुप की, जिसको आप 90s के जो बड़े बड़े मर्डर्स हैं, तो आबिद बॉक्सर के साथ जो बहुत सारे पुलिस मुकाबले हुए, आतिफ चौधरी का कत्ल है, या आप इसमें मजहर तबी का कत्ल है, उस किस्म के वाकयात में से एक है ये। तीफी बट बहुत बड़ा नाम था। ये गोगी बट के रिश्तेदार हैं, तारीफ गुलशन और तीफी बट गोवाल मंडी के रहने वाले। बहुत पुराना एक फ्यूड है लाहौर का, जो कि टीपू ट्रका वाला का भी कत्ल जो है वो उसका भी चार्ज इन पर लगाया जाता है, बालाज का भी इन पर लगाया जाता है। साथ एहसन शाह जो बालाज का मर्डरर था, उसके बारे में भी कैसर बट ने ये इल्ज़ाम लगाया था, जो उस टाइम पे बालाज फैमिली के साथ थे, लेकिन बाद में उनकी जो है वो सुलह हो गई तीफी बट फैमिली से। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने ये काम छोड़ दिया। तो उस वक्त उनका ये इल्ज़ाम था कि एहसन शाह को इसने 4.5 करोड़ रुपया दिया था और कहा था कि मैं तुमने जो है वो कत्ल करना है तीफी सॉरी बालाज को। बालाज के कत्ल के वक्त उनका ये कहना था कि तीफी बट जो है वो मौके पर मौजूद था। उसके बाद तीफी बट जो है वो वहाँ से फरार हुआ और 4.5 करोड़ रुपये इसने अभी देना है, तो ये एहसन शाह को भी कत्ल कराएगा। बाद में बहरहाल एहसन शाह कत्ल हुआ, जो कि बालाज का दोस्त था। अब ये इस वक्त जो वाक़या पेश आया है ये इस तरह से था कि ये पाकिस्तान में नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंदन में था, लंदन में इसका लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, उसके लिए ये दुबई आया था, लेकिन दुबई में इसको पकड़ के काजी के सामने पेश किया गया। और पाकिस्तान की, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ममालिक खसूसन यूएई के साथ जो है वो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटीज़ भी मौजूद हैं, इंटरपोल से रब्ता किया गया, तीफी बट को पाकिस्तान लाया गया, वो कराची पहुंचे। सीसीडी इसकी जो है वो ओपनली इसको एडमिट नहीं कर रही थी कि उनकी तरफ से ये किया गया है, लेकिन अलबत्ता फाइनली यही नज़र आया कि उनकी तरफ से ही उनके पास ही ये मौजूद था और रहीम यार खान के करीब जो है वो ये पुलिस मुकाबला पेश आया। अब ये कैसे पेश आया, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था, क्योंकि 2010 में गालबन टीपू ट्रका वाला जो है उसको कत्ल किया गया था, और पिछले साल या 2 साल पहले की बात है जब बालाज को कत्ल किया गया, और बालाज के कत्ल के बाद तीफी बट जो है वो रूपोश था। अब कहा यह जा रहा था कि इन दो फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो सुलह सफाई की कोशिश की जा रही है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बालाज ने, आपको याद होगा, फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इंटरव्यू दिया था कई साल पहले, अपनी मौत से ज़ाहिर है बहुत पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो पुलिस है वो हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाल रही है कि आप इनकी फैमिली के साथ जो है वो सुलह कर लें, इस मामले को ख़त्म कर दें। इसी तरह जो अभी भी कहा जा रहा था कि जी बहुत सारे लोग हैं, और पुलिस के बारे में भी आप ये देखें कि ये सुलह करवाते फिर रहे हैं, बजाय इसके कि ये मामले को सेटल करें। अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसको पकड़ें, उसके ऊपर करार वाकई सज़ा हो और कानून अपना रास्ता ले। पुलिस जो है वो लोगों को पकड़वाती फिर रही थी, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सीसीडी जो है वो अब इनके ऊपर हाथ डाल रही है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की क़यादत में। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जी ये कोई मामला अच्छा नहीं है, मैं खुद भी इसको पसंद नहीं करता, बट एट द सेम टाइम अवाम इससे बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा फैसला है, इनको जो है वो सारों को ख़त्म करें, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है कि ये जो बदमाश हैं। और मैंने तो तीफी मुझे याद है गोगी बट का नाम जो है वो जब हम कॉलेज में होते थे तो एक बड़ा नाम होता था गोगी बट का, बदमाशी के हवाले से। परवेज़ इलाही का दौर था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका स्टॉक बेशक अंडरवर्ल्ड के अंदर रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो है वो रूपोश रहे हैं ज़्यादातर अरसे, और अब जो है वो ये वाक़या पेश आया है। लेकिन इनके बारे में, तीफी बट के बारे में ये भी कहा जाता था जी इनका कोई बिज़नेस नहीं है। ये भी कैसर बट का मैं इल्ज़ाम है जो दोहरा रहा हूँ। उनका ये कहना था कि जी इनका कोई बिज़नेस नहीं है, ये सिर्फ लोगों को मरवाने मरने के ऊपर जो है वो काम करते हैं। लोग तो अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स रखते हैं, बदमाश रखते हैं, और उनको जो है वो लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े करने पड़ते हैं। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही कारोबार करते हैं। तो उसके हवाले से जो है वो ये उनका उस वक्त दावा था। अब वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा जो है वो पहले पाकिस्तान मेरा ख्याल है छोड़ भी गए हैं वो। तो ये जो मर्डर है ये एक बड़ा वाक़या है,
और अब देखते हैं कि इसके क्या रेपरकशंस होते हैं, क्या अब फैमिलीज, क्योंकि इसको फैमिली ने कत्ल नहीं किया, कोई ये पब्लिक में कत्ल नहीं हुआ, ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये कैसे कत्ल हुआ है, सीसीडी की कस्टडी में कत्ल हुआ है। सो यू कैन से कि पुलिस का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो इसको जो है वो फ्यूड को खत्म करने के बजाय फ्यूडिंग पार्टीज को जो है वो खत्म करने के लिए तैयार हो गए। तो अगर ये आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं करते तो इनके लिए एक इनसे बड़ा बदमाश जो है वो टाउन के अंदर मौजूद है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, एक और बहुत बड़ी खबर, लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान स्पेशली पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम है। मोटरवे जो है वो बंद कर दी गई है, रिंग रोड बंद कर दी गई है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, कुछ देर पहले वो शेखुपुरा पहुंच गए थे, वो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद वो जा रहे हैं। अब इनके जो रास्ते बंद होने साथ साथ इनकी पुलिस के साथ भी क्लैशेस हो रहे हैं। 40 के करीब अब तक जो पुलिस के अफसरान हैं या अहलकार हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इसके अलावा उनके लोग भी मारे गए हैं इन क्लैशेस के अंदर। साथ साथ हवाई फायरिंग की भी बात जो है वो सामने आई है और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी एक इंटरवेंशन है वो कुछ देर पहले हमने देखा कि एक वीडियो सामने आई है जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि कहा जा सकता है कि बरेलवियों के पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े जो है वो मौलवी साहब हैं, और टीएलपी क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान और बहुत से उलमाए कराम ने बैठकर एक बड़ी जो है वो मजलिस की है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है इजलास के बाद कि उन्होंने इल्तमास की है साद रिजवी साहब से और टीएलपी की दीगर क़यादत से, उन्होंने नाम लेकर और टीएलपी की क़यादत को बिलअमूम उन्होंने मुखातिब करके कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सूरत हाल ख़राब है। तालिबान और जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर के ऊपर, मशरकी बॉर्डर, पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर के ऊपर जो इंडिया का थ्रेट है वो भी मौजूद है। रॉ और मोसाद का नेटवर्क भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरगर्म है। तो उन्होंने अपील की है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत है वो इस मार्च को कॉल ऑफ कर दे। मुझे नहीं लगता कि वो कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन शायद ये डिफ्यूज़ करने में इन लोगों का एक किरदार होगा, क्योंकि इनको ज़ाहिर है वहाँ पहुँच तो ये जाएंगे। अमेरिका के जो सफ़ीर हैं उनको ये यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका के सफ़ीर को अब क्यों निकालना है। पिछले 2 साल से जंग चल रही थी, उस वक्त तो ये घर पर बैठे हुए थे। अब जब वहाँ पर जंग ख़त्म हो गई है और जंग बंदी हो गई है तो ये जो है वो सड़कों पर आ गए हैं अपना हिस्सा वसूल करने के लिए इसमें से सियासी, तो उसको डिफ्यूज़ भी तो बहरहाल इन दी एंड करना पड़ेगा। तो इन उलमा का सामने आना जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर कहा जा सकता है कि बेहतर जो है वो एक डेवलपमेंट है जिसको वेलकम करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो खबर है वो जनाब ये है कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट है वो उनका ये क्लेम है कि उन जो टीटीपी के लोग पाकिस्तान के अंदर आए थे 2021 में अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीलियां होने के बाद, तो उनकी रीसेटलमेंट के हवाले से उनका ये कम्प्लीटली उन्होंने जो है वो अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये बताया जाए कि कौन किसको कब लेकर आया और किसने यहाँ पर लाकर बसाया। पहली बात तो ये है कि हम इतने भी चूचे नहीं हैं और ये कोई इतनी पुरानी तारीख नहीं है, कोई 25, 30, 40 साल पुरानी नहीं है, कोई जनरेशन चेंज नहीं होगी। 2021 की अभी 4 साल पहले था और ये अभी 4 साल ही हुए हैं इस सारे मामले को शुरू हुए हुए। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है 2022 में जब उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसके अंदर उन्होंने इस पॉलिसी को डिफेंड किया। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें ये बताया। फिर उन्होंने एक वीलॉग किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई हमें पता था, हमें लोग कह रहे थे, मालाकंड में हमें लोगों ने बताया, हमारे अपने लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि ये जो दहशतगर्द हैं इनकी यहाँ पर दुश्मनियां हैं, इन्होंने यहाँ पर लोगों को कत्ल किया हुआ है, यहाँ पर जो बड़े कबाइल हैं वो उनके साथ जो है उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो तालिबान को पसंद नहीं करते, मगर खान साहब का ये कहना था कि जी 40,000 लोगों को वापस लाकर बसाना था क्योंकि तालिबान उनको वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनमें से 8,000 लोग जो थे वो मिलिटेंट्स थे, उनको या तो पैसे देके या उनको नौकरियां देके या उनको किसी भी तरीके से जो है वो खामोश कराने के लिए उनको जो है वो यहाँ पर लाकर बसाकर उनको कोई नौकरियां देकर किसी को, ये पुराना एक फार्मूला था। मुझे याद है 2016 में भी एक प्रोग्राम था डीएनए के नाम से गालिबन होता था 24 न्यूज़ पर, जिसमें आरिफ निज़ामी साहब मरहूम और साथ चौधरी गुलाम हुसैन होते थे। वहां पर बैठ के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब जो कि मुशर्रफ के भी हामी थे और ये आईएसपीआर के उस वक्त के अप्रूव्ड जो डॉन के अंदर एक खबर आई थी कि आईएसपीआर ने अप्रूव्ड जो अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट बिठाए हुए हैं उसमें से एक जो है वो ये भी हैं। तो उसने ये कहा था बैठकर कि जी ये पाकिस्तान आने चाहिए, इनको लेकर आना चाहिए, यहाँ पर हमारी ये पॉलिसी है। हुकूमत इसके ऊपर कुछ नहीं करे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो हुकूमत लेकर नहीं आ रही, इनको हुकूमत लेकर आए और यहाँ पर लाके इनको बसाए और इनको जो है वो पुलिस के अंदर, एफसी के अंदर, लेवीज के अंदर और जो रेंजर्स हैं या जो भी आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके निचले रैंक्स पर लाकर इनको नौकरियां दे दें, वरना इनको ठंडा कैसे किया जाएगा, इनका मामला सेटल कैसे किया जाएगा। ये
हमारी फौज की उस वक्त की पॉलिसी थी। बट इमरान खान साहब इसमें से अपना जो नुकसान है उसमें से क्या कहते हैं, ये अपना हिस्सा अलग करके नहीं बैठ सकते कि जी मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब 2004 से मुसलसल ये बात कहते चले आ रहे हैं कि दहशतगर्दों, उस वक्त तो तालिबान भी नहीं थे, अरब जहादी अलकायदा के, उनके खिलाफ साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था। तो खान साहब का ये कहना था कि इन्होंने अब यहां पर शादियां कर ली हैं, हमारे हमारे जवाई बन गए। तो ये उस वक्त भी कह रहे थे कि जी ये इनको कुछ ना कहा जाए, इन्होंने यहां पर शादियां कर ली, इनकी यहां पर फैमिलीज हैं, तो अब इनके खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए। 2009 में जब पाकिस्तान ऑपरेशन करने गया, राह निजात, राह रास्त वगैरह जो ऑपरेशंस हुए कैनी साहब के दौर में, उस वक्त भी खान साहब का ये कहना था कि जी कैनी ने हमें बताया कि 30% सिर्फ चांस है, तो हम जो है वो ऑपरेशन में कामयाब हो, लेकिन हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो अगर 30% चांस है तो फिर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। 2014 में जब APS पेशावर हुआ तो इस बंदे के पास ये ऑप्शन नहीं थी कि इस वक्त ये कह सकता अवाम में बहुत शदीद गमो गुस्सा था पूरे मुल्क के अंदर। तो उस वक्त क्योंकि 141 लोगों का मरना, जिसमें से 132 जो थे वो छोटे बच्चे थे, उनके मरने के बाद जो है वो अवाम में गम गुस्सा था, तो ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त भी ये चाहते थे कि जी किसी तरीके से इनको कोई दफ्तर शफ्तर खोल दें यहाँ पर। और जब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनसे बातचीत करने का फैसला किया था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को तालिबान ने अपना तर्जुमान जो है वो बताया था। ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये हमने सबने अपनी आंखों से देखी हुई, ये अखबारों में रिपोर्टेड वाक़े आते हैं कि तर्जुमान उन्होंने नॉमिनेट किया था। जो पॉलिसी थी यहां पर रीसेटल करने की, इमरान खान साहब पूरी तरह उस पर ऑन बोर्ड थे। इमरान खान साहब ने उसको मुतादिद मर्तबा ना सिर्फ डिफेंड किया, बल्कि वो ये सेटलमेंट की पॉलिसी, अब हमें राना सनाउल्लाह की 2022 की जुलाई की जो है वो कोई स्टेटमेंट्स लगा, भाई जब तुम वहां से ले आए हो, इमरान खान साहब के दौर में 100 से ज्यादा लोगों को, ये जमशेद बागवान की रिपोर्ट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, इस वक्त आपके सामने जो है वो ये चल रही होगी, इसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी है कि खान साहब ने 100 से ज्यादा लोगों को, यानी खान साहब की हुकूमत ने 100 से ज्यादा TTP के लोग जो जेलों के अंदर मौजूद थे, उनको एक गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ा। जो खैबर पख्तून, जो अफगानिस्तान की साइड से अशरफ गनी के दौर में जो TTP के जो बड़े दहशतगर्द जेलों में मौजूद थे, उनको छुड़वा के पाकिस्तान लाया गया। यहां से जनरल फैज हमीद, ये कहते हैं जी ये फौज की पॉलिसी थी, जनरल फैज हमीद की पॉलिसी थी, वो ISI चीफ था, उसको ये आर्मी चीफ लगाने के लिए सड़कों पर आए हुए थे, ये अगला आर्मी चीफ नहीं लगने दे रहे थे। ये हम सबको, हमने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने जो आर्मी चीफ उसके बाद लगा, उसके खिलाफ इन्होंने बगावत की 2023 में 9 मई को, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब ठीक है अपने पार्टी के सपोर्टर्स को आप कर लेंगे, लेकिन आम लोगों को तो पता है ना इस बात का, या सहाफी बरादरी को, या सियासतदानों को, या फौज को तो पता है ना क्या हो रहा था। सो यू आर नॉट फूलिंग एनीवन अदर देन योर ओन पीपल। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी सवाल करें, आप कम से कम माफी मांग ले। अच्छा, दूसरी बात, अब ये तो सवाल नहीं है कि रीसेटलमेंट होनी चाहिए थी या नहीं होनी थी, ये तो एक बात कर दी DG ISPR ने, वो अपनी जरा अपनी फौज की भी जरा खबर लें, उनके भी लोग जो थे वो इसमें शामिल थे, और उनका पूरी फौज की ये पॉलिसी थी, ये सिर्फ कोई इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं थी जिससे अब वो हाथ झाड़कर खड़े हो जाए, वो कह के जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब, जो कि फौज की इस वक्त पॉलिसी है कि जी इनको मारना है, इनसे लड़ना है, क्योंकि ये मार रहे हैं मुसलसल। कल भी डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ है, वहां पर 7 पुलिस एहलकार जो है वो मारे गए हैं, फौजी ऑपरेशन हुए, वहां पर उनको फिर मार के भगाया गया है, मुतादिद लोग जख्मी हुए हैं। तो कल रात को ये वाकया पेश आया है, उसके बाद आप ये कहें कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। सो देयरफॉर देयर इज एन ऑपरेशन नीडेड, और PTI जो है वो उसमें अली अमीन गंडापुर, क्योंकि रियासती इदारों के साथ जो है वो मुसलसल कोऑपरेट कर रहा था, तो उसको हटाकर उसकी जगह सुहेल आफरीदी को लाकर लगाना, क्योंकि वो प्रो तालिबान है, वो प्रो टॉक्स है। अब जुनैद कैसर साहब जो है वो, क्या नाम है उनका, जुनैद अकबर साहब, उनकी स्टेटमेंट है, आज की स्टेटमेंट है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमें तालिबान के साथ बातचीत करने के हक में, क्योंकि बातचीत तो होनी जरूरी है, हम ये पंजाब नहीं है, यहां पर तो अवाम की मर्जी से फैसला होगा। भाई अवाम मारे जाएं, सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाएं, अवाम आप है, यू आर सपोज टू बी द लीडर, यू शुड बी टेलिंग पीपल। आपने नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, आप लोगों को बताएं कि यहां पर क्या सूरत हाल है। आप जो है वो अवाम के पीछे छुप रहे हैं, आप किस बात के लीडर हैं? फिर आपकी रहनुमाई कहां गई? वह मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये किस बात का रहबर है जो यही कह रहा है कि भाई अवाम मेरी नहीं मान रही? तो तुम किस लिए बैठे हुए वहां पे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या सूरत हाल है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त डेरा इस्माइल खान के अंदर, वाना के अंदर, औरंगजेब के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसके अंदर क्या क्या वाकयात पेश आ रहे हैं? तुम्हें नहीं नजर आ रहा? तुम्हारे हुजरों के अंदर से जो है वो तालिबान के अड्डे निकल रहे हैं, तुम्हारे अपने पार्टी के MNAs MPs के हुजरों में से जो है वो तहरीक तालिबान ऑपरेशन पाकिस्तान ऑपरेट कर रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी आप खुद हैं वो। सो हाउ कैन यू कंप्लीटली डिनाई एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये कैसे हो सकता है? फाइनली आमिर मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया गए, और वहाँ पर उनके जो है वो बड़ी आवभगत हुई है, उन्होंने ख़वातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो सेकुलर और प्रोग्रेसिव भारत को भी। बट एट द सेम टाइम मुझे सेकुलर प्रोग्रेसिव भारत से कोई इतनी उम्मीदें अच्छी हैं भी नहीं। बात यह है कि
आमिर मुत्तकी साहब जो है वो वहाँ पर गए दारुल उलूम देवबंद, और दारुल उलूम देवबंद जो है वो ज़ाहिर है कि तालिबान जो है वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दारुल उलूम देवबंद उनका एक तरह से जो है वो आइडियोलॉजिकल एक क़िबला व काबा, तो उससे ज़रा नीचे कर लें चले आप, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मरकज़ है उनके मकतबा फ़िक्र का। वहाँ पर वो गए और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों ने उनको वेलकम किया। जो इसमें मज़ा का ख़ेज़ बात है वो ये है कि अजीत डोवल कुछ साल पहले ये बात एक तकरीर के अंदर कह चुके हैं कि हमें पता है तालिबान को हमने पाकिस्तान के खिलाफ कैसे यूज़ करना है, वो देवबंदी हैं, दारुल उलूम देवबंद जो है वो इंडिया में है, हम दारुल उलूम देवबंद को कहेंगे कि वो तालिबान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए। और वो वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद बैठे हुए थे। वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का तालिबान जैसे दहशतगर्द तंजीम को वेलकम करने आना, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो राइट विंग वहाँ पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो कि इस वक्त वहाँ पर वहशी हुई भी है, उनके क्या मुसलमानों के बारे में और देवबंदियों के बारे में जो उनके व्यूज़ हैं वो क्या मज़ीद स्ट्रेंथन नहीं होंगे? क्या उनकी रीइंफोर्समेंट नहीं होगी? जो कुछ वो कहते हैं मुसलमानों के बारे में, अव्वल तो उनकी अपनी हुकूमत भी उन्हीं तालिबान के साथ है, मगर उसके बारे में तो वो कहेंगे कि भाई वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो हमारी डिफेंस पॉलिसी है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ये क्यों वहां पर सड़कों पर आकर खड़े होकर जो है वो उसका गाड़ी में इस्तकबाल कर रहे हैं एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले शख्स का। ये सारा कुछ देखते हुए मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व को मजीद जो है वो उनकी जो एंग्जाइटी है कि मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, मुसलमान जो हैं वो देवबंदी ख़ास तौर पर वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, वो सब कुछ जो है वो उन एंग्जाइटीज़ को हवा देकर दारुल उलूम देवबंद ने इंडिया के मुसलमानों के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं किया है। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।